ऐसे में लोहड़ी बनती है। अच्छा। लोहड़ी भी मतलब बताएंगे। Thank you and same to you, sir. मैम, ये मानवेंद्र बैसु कौन से ईयर में है? ऐसे सब रिक्वेस्ट क्यों मांग रहे हैं यार? परमिशन तो है ही इसमें। ममता मैम को विश करना चाहिए ना, ममता मैम हैप्पी लोहड़ी। हाँ मैम, फोन ही कर सकते हैं। हाँ, फोन कर देते हैं उनको। पहले मैं अपनी क्लास देखूँ और फोन से एक हो गई। चलो अभी ये खाएंगे।
सब लोग आ गए? अब ज्वाइन हो रहा है? अभिषेक, आवाज आ रही है? यस मैम, आ गई। यस मैम। यस मैम। ठीक है। आराम से। पानी लो। स्क्रीन दिख रही है? सेकेंड ईयर। हाँ मैम, दिख। यस मैम। यस मैम, दिख रही है। अच्छा, यस मैम। तो बफर में हमने जो है अभी तक सब पढ़ लिया है, ठीक है। आज ही लास्ट टॉपिक है। वैसे ये टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, मेजरमेंट ऑफ टोनोसिटी, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज हम इसको कवर अप करना चाहते हैं कि बस आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड से टोनोसिटी मेजर करते हैं। हालांकि ये कोर्स में नहीं है, कोर्स में सिर्फ आइसोटोनिक सॉल्यूशन तक ही था, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे थे टोनोसिटी की, तो हमने बताया था कि टोनोसिटी में हमारा क्या है कि टोनोसिटी मतलब जो है 3 तरह की है, एक आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, जिसमें हमने बताया था कि जो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सटर्नल सॉल्यूशन और इंटरनल सॉल्यूशन का जब सेम होता है तो वो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। फिर हमने बताया था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और दूसरे जो हमारा इंटरनल सॉल्यूशन है वहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो हमने बताया था कि अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को अगर हम इंटरनल किसी सेल के साथ कांटेक्ट में रखते हैं तो क्या होगा कि जो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसमें एक्सेस ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। जो एक्सेस ऑफ सॉल्यूट है वो अंदर जब जाएगा तो हमारी जो आरबीसी सेल्स है या जो ऑर्गन्स है वो अपने अंदर का फ्लूइड छोड़ देंगे ताकि सिंक कंडीशन मेंटेन हो पाए। सिंक कंडीशन का मतलब कि वो जो बाहर सॉल्यूट का डिपोजिशन हो रहा है तो उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे, जिसके चक्कर में जो हमारी सेल्स है वो हमारी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने बताया था हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में हमने बताया था कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो हमारी वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। ऐसे सॉल्यूशन को जब हम इंटरनल मीडियम के कांटेक्ट में, जैसे अपने ब्लड सेल्स के कांटेक्ट में लाते हैं, तो हमारी जो ब्लड सेल्स है वो क्या करेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब करेगी और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारी सेल है वाटर को एब्जॉर्ब अगर कोई चीज करता रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी, कोई भी सेल स्वेल हो जाएगी। स्वेल होने के बाद क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। यानी अगर हम बात करें कि अगर कोई सॉल्यूशन आइसोटोनिक नहीं है और उसका कांटेक्ट हमारे इंटरनल मीडियम से आता है तो ये हमारा या तो अगर हाइपर है तो दैट विल कॉज अ श्रिंकेज इन द ब्लड सेल्स, और अगर जो है हाइपरटोनिक है दैट विल बर्स्ट द सेल्स। क्लियर? यस मैम। अब हमने बात की, सब्जी भी बोल रही, सब्जी, अच्छा आप क्लास में बोल देते हैं सब्जी। हाँ, तो अब यहाँ तक आपका कोर्स का सिलेबस था। अब हम बात करते हैं टोनोसिटी मेजरमेंट की। टोनोसिटी मेजरमेंट आपके ऐसे कोर्स में नहीं है, बट हम बताते हैं कि देखिए अगर हम बात कर रहे हैं टोनोसिटी एडजस्ट करना कितना जरूरी है, तो 2 मेथड से टोनोसिटी एडजस्ट की जाती है। पहला होता है क्लास 1 मेथड और दूसरा होता है क्लास 2 मेथड, ठीक है।
क्लास 1 मेथड में हम जो अपना टोनिसिटी एडजस्टर यूज करते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और जो हमारा क्लास 2 मेथड होता है, अगर हमें टोनिसिटी एडजस्ट करनी है तो हम उसमें क्या यूज कर रहे हैं, वाटर, ठीक है। तो हमारा क्या लिखा है यहाँ कि क्लास 1 मेथड में हम क्या यूज कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। और हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को हम जो हमारा ड्रग सॉल्यूशन है, ठीक है, जो भी हमारा ड्रग सॉल्यूशन है उसका जो है, जो भी फ्रीजिंग पॉइंट है वो हम जो है सोडियम क्लोराइड के साथ एडजस्ट करके -0.52 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा -0.52 डिग्री सेल्सियस क्या है, आइसोटोनिक होता है बॉडी फ्लूइड्स पे। बॉडी फ्लूइड्स पे आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है बेटा, हमारा आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड्स का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें अपने ब्लड का या सीरम का, या हमारे जो भी हमारा सॉल्यूशन है, सीरम सॉल्यूशन है, ब्लड सॉल्यूशन है, आरबीसीज है, वो -0.52 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाती है। वो उनका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है टेम्परेचर जब कोई भी लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, जब उसे ठंडा किया जाए, कूल किया जाए, तो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स है, अगर हम बात कर रहे हैं अपने बॉडी फ्लूइड्स की, तो जो भी हमारे बॉडी फ्लूइड्स है, जैसे ब्लड हो गया, आरबीसी हो गया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, सलाइवा हो गया, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, या इंटेस्टाइनल फ्लूइड हो गया, तो इन सब का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, -0.52 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्लास 1 मेथड में क्या करते हैं कि जो हमारे बॉडी फ्लूइड जब इस टेम्परेचर पे जो है फ्रीज हो जाते हैं, तो हम अपने जो ड्रग सॉल्यूशंस हैं, हम अपने ड्रग सॉल्यूशन का भी फ्रीजिंग पॉइंट -0.52 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, ठीक है। और ड्रग सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इतना ही टेम्परेचर पे मेंटेन हो, उसके लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं। तो इन शॉर्ट क्लास 1 मेथड में हम जो है सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं। सोडियम क्लोराइड ऐड करने से क्या है कि सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं हम ड्रग सॉल्यूशन में, ताकि उस सॉल्यूशन का भी फ्रीजिंग पॉइंट -0.52 डिग्री सेल्सियस आ जाए, और जो हमारे बॉडी फ्लूइड है उसका भी फ्रीजिंग पॉइंट जब -0.52 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ये हमारा जो है टोनोसिटी को हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। समझ आया? मैम अगर फ्रीजिंग पॉइंट इतना नहीं रखेंगे तो क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट अगर इतना नहीं रखेंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो स्टेबलाइज नहीं होगा। स्टेबलाइज मतलब कि हमारा जो हमारा बॉडी फ्लूइड है वो तो हमारा क्या है, हमारा बॉडी फ्लूइड का तो फ्रीजिंग पॉइंट -0.52 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें तो उसके कंपैटिबल पे कोई ऐसा सॉल्यूशन रखा होगा ना जो उसके कंपैटिबल मोड पे रहे, ठीक है। अगर वो जो है कंपैटिबल नहीं रहा तो यानी उसकी जो है टोनोसिटी जो है वो एडजस्ट नहीं हुई है। जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसकी जो है टोनोसिटी फिर एडजस्ट नहीं हुई है प्रॉपर। तो इसलिए हम -0.52 डिग्री सेल्सियस रखते हैं कि हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उस पे हमारा कोई भी बफर सॉल्यूशन है वो कंपैटिबल रहे, ठीक है। समझ में आ गया खुशबू? यस। फिर है हमारा क्लास 2 मेथड। क्लास 2 मेथड में हम क्या करते हैं, वाटर को यूज करते हैं किसी भी ड्रग के सॉल्यूशन में। हमने बताया क्लास 1 मेथड में हम सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं, मगर जब हम बात करें अपने क्लास 2 मेथड की, तो क्लास 2 मेथड में हम सोडियम क्लोराइड नहीं, हम जो भी हमारा ड्रग है, ठीक है, जो भी हमारा ड्रग है उसमें हम कितना अमाउंट ऑफ वाटर एडजस्ट कर सकते हैं ताकि वो सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बफर बन जाए, ठीक है। तो यानी जो भी हमारा ड्रग सॉल्यूशन है अगर वो कंसंट्रेटेड है तो फाइनल वॉल्यूम या फाइनल डाइल्यूशन हम उतने ही वाटर के साथ करेंगे जब तक वो सॉल्यूशन हमारे ब्लड सेल से आइसोटोनिक ना हो जाए, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमने बताया 0.9% वेट बाय वॉल्यूम जो है वो हमारा आइसोटोनिक होता है वाटर से, ठीक है। अगर इन केस हम बात कर रहे हैं ये 0.9 ही क्यों है, तो यानी अगर 2% ले रहे हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, अगर हम 2% सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं और उसको डाइल्यूट करें
तो वो 2% सॉल्यूशन को हमें उतना ही डाइल्यूट करना पड़ेगा पानी से जब तक कि उसकी कंसेंट्रेशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम या जब तक कि उसकी कंसेंट्रेशन हमारे बॉडी फ्लूइड के साथ आइसोटोनिक नहीं हो पाए या मैच नहीं कर पाए। तो क्लास 1 मेथड में हमने बताया कि हम सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं और उसमें हम फ्रीजिंग पॉइंट चेक करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को कंपैटिबल करते हैं हमारे बॉडी फ्लूइड के साथ। और हम बात कर रहे थे क्लास 2 मेथड की, तो हमने बताया क्लास 2 मेथड में हम वाटर का यूज करते हैं कि हमारे वाटर हम कितना अमाउंट ऐड कर रहे हैं उस ड्रग सॉल्यूशन में कि वो ड्रग सॉल्यूशन जो है हमारे बॉडी फ्लूइड के साथ आइसोटोनिक कंपेयर हो जाए। समझ आया? यस मैम। तो यही हमने बताया क्लास 1 मेथड और इसमें जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है क्लास 1 मेथड है, उसमें हमने बताया कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को हम जो है डिपेंड करता है कि हमारे जो भी ड्रग है या जो भी हमारा सॉल्यूशंस है उसका जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, टोनोसिटी एडजस्ट करते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे लिखा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ह्यूमन ब्लड और नेक्रामल फ्लूइड का कितना होता है -0.52 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी हमारा ड्रग सॉल्यूशन है या अगर हम चेक करते हैं कोई ड्रग सॉल्यूशन है, ठीक है, उस ड्रग सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उतना अमाउंट सोडियम क्लोराइड उसमें एडजस्ट कर सके ताकि उस सॉल्यूशन का भी फ्रीजिंग पॉइंट -0.52 डिग्री सेल्सियस हो सके। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बताया क्लास 2 मेथड, जिसमें हमने बताया कि कितना हम जो है वाटर का एडिशन करेंगे ताकि जो हमारा सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक हो जाए। मतलब हम फाइनल वॉल्यूम जो है, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम मतलब जो हमारे ड्रग का साथ जो हमारा लिक्विड है, जो हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना है, उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हम कितना अमाउंट वाटर ऐड करेंगे जिससे जो है वो हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाए, आइसोटोनिक हो जाए उस बफर सॉल्यूशन के। क्लियर? तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं टोनोसिटी एडजस्टमेंट की, तो आपको सिर्फ इस पे नाम याद करने हैं, मगर जब हमने अब एक बार हम रिवीजन करा दे रहे हैं बफर से, जब हमने बफर से स्टार्ट कराया था तो सबसे पहले यहाँ पे 5th यूनिट कंप्लीट होने को है, तो बेटर है कि इसको या रिवाइज करते जाओ। और जिसकी असाइनमेंट नहीं आए हैं, किन किन का असाइनमेंट नहीं आया है, किसी का असाइनमेंट नहीं आया और जिसके सच में 15 से कम और उसका असाइनमेंट मुझे नहीं मिला ना, कल तक का टाइम दिया है, तो उसके ना नंबर जाएंगे ना कुछ होगा, फेल कर दूंगी उसे। तो बात कर रहे थे हम, एक बार रिवाइज करा देते हैं। हमने स्टार्ट किया था अपना ये यूनिट बफर से पहले पीएच और सोर्सन स्केल, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, आवाज आ रही है मेरी? यस यस मैम। तो एक बार रिवाइज करा रहे हैं बफर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। उसमें हमने स्टार्ट कराया था, जब इनिशियल हमने स्टार्ट किया था वो हमने किया था पीएच और सोर्सन स्केल से। हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वाटर में जब हम उनको डालते हैं या ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाता है, डिसोसिएट्स हो जाते हैं आयंस में, ठीक है। एसिड जब आयोनाइज होते हैं तो हमारे कौन से आयन रिप्लेट करते हैं, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और जो हमारे बेस अगर डिसोसिएट होते हैं तो हमारे क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। फिर हमने बताया था, सॉर्सन ने डिफाइन किया था कि हमारा जो पीएच होता है वो हमारा नेगेटिव लोगोथेरियम होता है एच आयन कंसंट्रेशन का, ठीक है। हमने एक इक्वेशन बताई थी जिसमें हमने बताया था, मैं एक बार व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ। शेयर
दिख रहा है व्हाइट बोर्ड आप लोगों को? यस मैम। फिर हमने बताया था कि जो हमारा पीएच होता है, जब हम बात करते हैं, मैम नहीं दिख रहा। किसको नहीं दिख रहा है? मैम अभी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? मैम दिख रहा है, मैम दिख रहा है। आगे मैम आगे आगे। नहीं दिख रहा, उसका नेटवर्क इशू होगा। फिर हमने बताया कि सॉर्सर ने क्या कहा था? सॉर्सर ने कहा था कि जो हमारा पीएच है, ये जो हमारा पीएच है, ये मैम हमें हमारे भी दिख रहा। नहीं दिख रहा है तो क्या भाई करें? दिख रहा है हमें। तुम में से ना आधे तो ऐसे ही हैं। किस किस को नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? मैम दिख रहा किसका है। दिख रहा है? तो हमने बताया था कि सॉर्सन ने बताया था कि पीएच क्या होता है? पीएच होता है हमारा लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यानी ये पीएच हमारा क्या है? लॉग है, और रेसिप्रोकल किसका है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। फिर हमने बताया था पीएच इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को खोलेंगे तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? log 1 माइनस log H3O। ठीक है, जिसमें log 1 की वैल्यू क्या होती है हमारी? 0। ठीक है, log 1 की वैल्यू होती है हमारी 0, तो पीएच हमारे किसके बराबर आ जाएगा? माइनस log H3O प्लस। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पीएच है दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। क्लियर? यस मैम। फिर सॉर्सन पीएच स्केल समझ आ गया? सॉर्सन का ये हमारा पीएच स्केल था। फिर हमने बताया था कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसमें क्या होता है? कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। ठीक है, किसी चीज का अगर मान लो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो उसमें एच आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में अगर कोई पूछे डिफरेंस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। वीक एसिड क्या होता है? जिसका पार्शियल या अनकंप्लीट जो है डिसोसिएशन होता है। ठीक है, फिर हमने बताया था कि जो भी हमारे वीक एसिड या बेस होते हैं उसमें डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, फिर हमने बताया था पीएच जो है कोई भी सॉल्यूशन का, उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं पीएच मीटर से। ठीक है, और फिर हमने बताया था कि पीएच मीटर के अलावा हम पीएच पेपर भी यूज कर सकते हैं, मगर उससे पहले हमें ये जानना है कि ये पीएच स्केल जो है ये एसिडिक या बेसिक कैसे होता है। ठीक है, तो बात करते हैं सॉर्सन पीएच स्केल की। तो सॉर्सन पीएच स्केल में जब हम पढ़ा रहे थे कि सॉर्सन ने जो ये तो बता दिया कि ये हमारा जो भी पीएच होता है वो हमारा किसका होता है? नेगेटिव लॉगरिथम होता है एच आयन कंसंट्रेशन का। ठीक है, मगर जो हमारा सॉर्सन पीएच स्केल है वो हमारा 0 से लेके कहां तक जाता है? 14। ठीक है, स्केल मतलब जो है इसका स्टार्ट होता है हमारा 0 पीएच से। यानी हमारा यहाँ पे अगर पीएच अगर 0 है तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन जो है स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। और जब हम बात करते हैं पीएच 14 की तो ये हमारा स्केल जो है वो हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा। ठीक है, अगर हम बात करें 0 पीएच की तो यहाँ पे एच आयन कंसंट्रेशन होगी 1, और अगर हम बात कर रहे हैं पीएच 14 की तो यहाँ पे हमारी एच आयन कंसंट्रेशन होगी 40। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी 40। अगर हम बात करें 1 की तो 1 में अगर हम स्केल की पावर की बात करें तो यहाँ पे होगी 10 टू द पावर 0, और ये अगर 14 है तो यहाँ पे हमारा जो है 10 टू द पावर कितनी होगी? 40। ठीक है, फिर हमने बताया था कि यहाँ पे
एसिडिक और बेसिक के बीच का एक न्यूट्रल पॉइंट आता है जिससे हम क्या कहते हैं, pH 7। ठीक है, pH 7 हमारा क्या था, न्यूट्रल होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो है मीडियम है, 7 के नीचे अगर कोई चीज जा रही है तो वो हमारी क्या है, एसिडिक, और अगर जो है 7 के आगे जा रही है तो वो हमारी क्या है, बेसिक। न्यूट्रल पीएच पे हमारी 10 टू द पावर कितनी रहेगी, 7। फिर हमने बताया था कि पीएच में हमारा जो है जनरली हम जो भी मेथड्स यूज करते हैं उसमें प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं कि पीएच 14 के अबव भी पॉसिबल है। जैसे सॉर्सन ने हमने बताया कि पीएच स्केल की रेंज 0 to लेके 14 है, मगर ऐसा एक्सप्लेन हो सकता है कि जो हमारा पीएच है वो 14 से भी ज्यादा हो सकता है, मगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस तरह से जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं वो हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं, और जब हम उन्हें एज अ फार्मास्यूटिकल फील्ड में यूज करते हैं या फार्मास्यूटिकल व्हीकल में यूज करते हैं तो इन सॉल्यूशन को हमें डाइल्यूट करने की जरूरत होती है। ठीक है, दूसरा, जब हम बात करें सॉल्यूशन की, अगर हमें जो है किसी चीज का पीएच चेक करना है, अगर कोई कंसंट्रेटेड है और उसका पीएच अगर हमें डाइल्यूट करना है तो उस डाइल्यूशन के लिए हम मोस्ट कॉमनली लिक्विड यूज करते हैं वाटर, टेम्परेचर रखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, और कोई भी फैक्टर, किसी तरह का सॉल्ट वगैरह उसमें ऐड नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने बताया था कि हम जो है ये पीएच बोल रहे हैं उससे पहले हमने ये बताया था कि जो हमारा वाटर है, वाटर में हमारा जो है ऑल द पीएच न्यूट्रल है, मगर अगर हम जो है वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, जैसा आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो, पेप्सी पीते हो, कोका कोला पीते हो, तो उसमें नेचर कंटेंट तो वाटर ही है ना, मगर उसमें जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम डाल देते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या हो जाता है, वहां पे उस टाइम उसका पीएच चेंज हो जाता है। तो जो हमारा जो बेवरेजेस होता है इनका जो पीएच कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने से 5.7 हो जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं वाटर का पीएच ऑल्दो 7 है बट वाटर इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन जब हमने बताया था कि हमारे ब्लड का पीएच भी हमारा क्या है, 7.4। एसिडोसिस और अल्कलोसिस की कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। एसिडोसिस हो जाता है तो आदमी को डायबिटिक कॉमा हो जाते हैं, अल्कलोसिस में भी ऑर्गन डैमेज या फेलियर के चांसेस होते हैं। तो हर चीज का पीएच बहुत मेंटेन करता है। तो अगर हम अपनी फॉर्मुलेशंस में भी बात करें तो हम अपनी फॉर्मुलेशंस का भी पीएच जो है मेंटेन करके रखते हैं अपनी बॉडी पीएच से। तो पहला इंपॉर्टेंट आता है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर पीएच में ही सॉल्युबल होती है, एक ऑप्टिमम पीएच में ही उसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, जनरली जो हमारी एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो सॉल्युबल होती है अल्कलाइन पीएच पे, और सिमिलरली बेसिक ड्रग्स जो होती हैं वो हमारी सॉल्युबलाइज होती है एसिडिक सॉल्यूशन में। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? एसिडिक बेसिक में क्यों होती है, मतलब अल्कलाइन पीएच पे क्यों डिसॉल्व होती है, और अल्कलाइन ड्रग्स होते हैं एसिडिक पीएच पे क्यों डिसॉल्व होती है? क्यों? क्योंकि वो सॉल्ट फॉर्म प्रेफर करती है बेटा। ठीक है, सॉल्ट फॉर्म बनती है। आप जैसे देखा होगा डिक्लोफेनाक है, डिक्लोफेनाक सोडियम आता है, प्रोपेनॉल है, हर ड्रग के साथ HCl लिखा रहता है, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड लिखा रहता है, प्रोपेनॉल हाइड्रोक्लोराइड लिखा रहता है। सिर्फ प्रोपेनॉल क्यों नहीं है, सिर्फ मेटफॉर्मिन क्यों नहीं है? HCl क्यों ऐड किया गया है? HCl इसलिए ऐड किया है ताकि हम उसको सॉल्ट फॉर्म में बना दें, और जब सॉल्ट फॉर्म हो जाता है तो वो सॉल्यूशन जल्दी डिसोसिएट हो जाता है, और जब डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। वेरी गुड, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हम सॉल्ट फॉर्म बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के लिए पीएच इंपॉर्टेंट होता है। हम बता चुके हैं बहुत सारी ड्रग्स जो है एक पीएच पे ही स्टेबल्स होती है, जैसे विटामिन जो ड्रग्स जो होती है वो हमारी नैरो पीएच पे डिसॉल्व होती है, नैरो पीएच पे ही स्टेबल रहती है।
उसके बाद हम बात करते हैं प्योरिटी की। प्योरिटी के लिए जो हमारी ड्रग्स होती हैं, कभी कभार वो हमारी एम्फोटेरिक ड्रग्स जो होती हैं या एम्फोटेरिक कंपाउंड्स होते हैं वो लीस्ट सॉल्युबल होते हैं, मगर अगर हम उसे एक्वस सॉल्यूशन में उसके डिजायर्ड पीएच लेवल पे ले जाएं, वहां पे वो जो है प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन का अगर हमें देखना है कि प्योर है या नहीं है, या हमारा जो भी, अगर हमें किसी के ब्लड सैंपल से इंसुलिन लेवल चेक करना है, तो जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम जो इंसुलिन है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं और उसको वाटर में या जो भी उसका सॉल्यूशन है हम उसका पीएच 5 to 6 ले जाते हैं, और वो 5 to 6 पीएच पे इंसुलिन डिसॉल्व नहीं होगी, वो इस पीएच पे प्रेसिपिटेट हो जाती है। तो जितना अमाउंट प्रेसिपिटेट होगा, हमें ड्रग की प्योरिटी, हम उसका लेवल चेक कर सकते हैं। तो प्योरिटी इंप्रूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पीएच का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर ड्रग जो है या एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है एक किसी ड्रग पे या एक किसी पीएच पे क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। जब प्रेसिपिटेट हो जाता है तो हम उसकी प्योरिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग की। कुछ ड्रग्स जो है हमारे पर्टिकुलर पीएच पे ही एब्जॉर्ब होती है। जैसे हमने बताया था कि डॉक्टर कहता है कि कोई ड्रग जो है खाली पेट लो या कुछ खा के लेना, ठीक है, या फिर वो बोलता है कि इस दवाई को लेने से पहले आप जो है कुछ खा लेना, ठीक है। जो हमने बताया था कि इस तरह से ये जनरली तब होता है जब उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी उस लेवल ऑफ पीएच में हमें करानी होती है, ठीक है। जैसे खाली पेट जो है हमारे स्टमक का पीएच 1/3 हो जाता है, 1 to 3, और जब हम फेड स्टेट में जाते हैं तो हमारे स्टमक का पीएच इंक्रीज हो जाता है, तो ये 5 to 6 तक चला जाता है। इसलिए जिस पीएच पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा वहीं से उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। इसीलिए जो है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में पीएच पर डिपेंड रहता है। फिर हमने बताया था बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स के एक पर्टिकुलर पीएच पे होता है। जैसे पेप्सिन है, पेप्सिन का पीएच 1.5 है, ठीक है, मगर अगर जो है 1.5 पीएच पेप्सिन को नहीं मिला तो वो प्रोटीन डिग्रेडेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो हर पीएच का जो है एक अपना पीएच होता है हर एंजाइम्स का, जिस वो एंजाइम जो है पर्टिकुलर पीएच पे स्टेबलाइज रहता है। फिर हमने बताया था बॉडी का पीएच में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हमारा बॉडी फ्लूइड्स, जैसे हमारी आईज है, ब्लड है, या हमारे सरफेस है, इन सब का पीएच होता है। जैसे हमारा ब्लड का पीएच 7.4 होता है, और अगर कोई पेशेंट का पीएच जो है 7.4 से या 6.8 है या 7 से डिक्लाइन हो रहा है, तो हो सकता है उसमें कोमा की कंडीशन आ सकती है, एसिडोसिस अगर हो जाए, ठीक है। या अगर हमारा सलाइवा है, हमारा सलाइवा का पीएच 6.4 है, हमारे स्किन का पीएच 6.8 है, तो अगर मान लो आप कोई क्रीम लगाओ जिसका पीएच जो है हमारे स्किन के पीएच से मेंटेन ना करे, ठीक है, कभी कभार कोई क्रीम लगाओ जिसका पीएच जो है हमारे स्किन के पीएच से मेंटेन नहीं करे तो जलने लगता है चेहरा, है ना। तो वो जो बर्निंग सेंसेशन होता है जो आपको फील होने लगा है, वो बर्निंग सेंसेशन इसलिए आपको फील होने लगा है, क्यों? क्योंकि वो जो आप क्रीम यूज कर रहे हैं दैट इज नॉट कंपैटिबल टू योर स्किन पीएच, ठीक है। आई में अगर हम कोई आई ड्रॉप यूज कर देते हैं, वो आई ड्रॉप जो है जलन कर रही है, या फिर जो है हमें उस आई ड्रॉप को लगाने से इचिंग हो रही है, आंखें रेडिश हो गई हैं, लेक्रानल फ्लूइड का सिक्रीशन कंटिन्यूअसली हो रहा है, यानी दैट आई ड्रॉप इज नॉट कंपैटिबल विद आवर आई पीएच। तो बॉडी में भी बहुत सारी चीजों को कंफर्ट करने के लिए पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हो गया? यस मैम। अब पीएच ये हो गया। अब पीएच के बाद हमने बताया था जिस चीज से हम पीएच चेक करते हैं उसको हम कहते हैं पीएच इंडिकेटर, ठीक है। तो पीएच इंडिकेटर वो होता है जब हम उसको सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, वो सॉल्यूशन जब हम उसको किसी टेस्ट सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं उससे कलर चेंज हो जाए, वो हमारा होता है पीएच इंडिकेटर, ठीक है। जैसे हमारा फिनोफ्थलीन है,
ठीक है। फिनोल्फ्थलीन जो होता है हमारा अनआयोनाइज्ड एसिड फॉर्म में क्या होता है, कलरलेस शो होता है। मगर जब आप टाइट्रेशन लगाते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि टाइट्रेशन के बाद जो है, जैसे ही आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है, तो वो फिनोल्फ्थलीन का कलर जो है, जो आपने ऑलरेडी सॉल्यूशन में ऐड किया था, उसका कलर पिंक कलर हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक आप टाइट्रेशन कर रहे थे धीरे धीरे, तो वो फिनोल्फ्थलीन अनआयोनाइज्ड था, मगर जब आपकी टाइट्रेशन रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई, एंड पॉइंट आ गया, तो वहां पे उस सॉल्यूशन का आयोनाइजेशन हो गया, जिससे उस फिनोल्फ्थलीन का कलर चेंज हो गया। ठीक है, यूज किया आप लोगों ने, टाइट्रेशन किया है ना, टाइट्रेशन किया है। यस मैम, यस मैम, यस मैम। इसी तरह मिथाइल रेड है, मिथाइल रेड जो है pH 4 पे रेड कलर शो करता है, मगर जैसे ही जो है अगर वो pH 6 आता है, तो वो उसमें जो है उसका कलर येलो हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट pH रेंज में जब ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं होता है, या फिर जब तक अनआयोनाइजेशन से आयोनाइजेशन नहीं होता है, तो कोई भी इंडिकेटर अपना कलर चेंज नहीं करता है। ट्रांजिशन में एक ऐसी स्टेट भी आ जाता है जब हमें कलर ब्लेंड मिलने लगे। कलर ब्लेंड मतलब जो मिथाइल रेड है वो ऑरेंज और रेड के बीच का कलर शो करे, या फिनोल्फ्थलीन जो है पिंक से पहले हल्का हल्का डाइल्यूट करना स्टार्ट करे, मगर जैसे आयोनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देगा। ठीक है, तो हमने बताया था इंडिकेटर्स बहुत सारे यूज कर सकते हैं हम, बहुत सारे डिफरेंट पीएच पे हमारे डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा टाइट्रेशन कौन सा है या हमारा रिएक्शन कौन सा है, उस पे हमें कौन सा इंडिकेटर यूज करना है। तो जनरली इंडिकेटर हमारा pH 3 to 11 में कोलैबोरेटेड होता है। जैसे मिथाइल येलो है, मिथाइल येलो हमारा pH 3.1 पे ब्लू कलर का होता है, मगर जब वो pH 4.4 पे जाता है तो येलो कलर में चेंज हो जाता है। सिमिलरली हमने बताया था मिथाइल रेड 4.2 pH पे रेड कलर का होता है, मगर जैसे इसका pH 6.2 होता है तो ये येलो कलर का हो जाता है। फिर ब्रोमोमिथाइल ब्लू, ये हमारा ब्लू येलो कलर का होता है 6 pH पे, मगर जब इसको 7.6 pH पे जाता है तो ये ब्लू हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन भी हमारा बेसिक pH होता है, जिसमें 8.3 पे कलरलेस होता है और 10 पे जाके ये पिंक हो जाता है। तो ये जो ट्रांजिशन है कलर चेंज करने का, ये इंडिकेटर बताता है कि अब जो है रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, फिर हमने बताया था मेजरमेंट ऑफ पीएच। मेजरमेंट ऑफ पीएच में हमने दो मेथड बताए थे, एक था कलरीमेट्रिक और दूसरा था इलेक्ट्रोमेट्रिक। कलरीमेट्रिक मेथड में हमने बताया था कि जब पीएच जो है सॉल्यूशन का जो भी रेंज है 3 to 11, जो अगर कलर चेंज हो जाएगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अब हमारा सॉल्यूशन किस पीएच पे आया है। ठीक है, फिर हमने क्या किया था इसमें कि कलरीमेट्रिक मेथड में हम क्या करते हैं, इंडिकेटर स्ट्रिप्स यूज करते हैं, और जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसमें डिप करके देखते हैं कि कौन सा कलर चेंज हुआ है। ठीक है, तो कलर चेंज के हिसाब से हम इसे चेक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कलरीमेट्रिक मेथड। कलरीमेट्रिक मेथड्स में हमने बताया था कि हम जो है पीएच पेपर्स भी यूज करते हैं, या जो आप जो ये इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मगर इंडिकेटर्स अगर हम किसी पर्टिकुलर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में यूज कर देंगे तो हमारा क्या होगा कि उससे, अगर मान लो ये इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर में हमने जो है ये हमारा पीएच सॉल्यूशन है, हमने इसको ऐड कर दिया और ये कलर चेंज हो गया। कलर चेंज होने के बाद जो है ये पूरा सॉल्यूशन फिर कलर चेंज हो जाएगा ना, तो ये हमारा सॉल्यूशन यूज करने वाला तो रहा ही नहीं। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम जो है इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड यूज करते हैं, जिसमें आपने जो है पीएच मीटर पढ़ा है। ठीक है, पीएच मीटर का क्या है कि जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इंटरफेस पे, जो भी हमारा सॉल्यूशन है और जो हमारी पीएच ट्यूब है, जो भी हमारा ये सॉल्यूशन है और ये हमारी पीएच ट्यूब है, इसके इंटरफेस पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको कैलकुलेट करके इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड बताता है कि हमारा जो भी हमारा डिफरेंस है, जो ये जो डिफरेंस है ये इस ट्यूब के इंटरफेस पे और सॉल्यूशन के इंटरफेस में इस मैग्नीट्यूड के डिफरेंस को हमारा कैलकुलेट करवा बताता है कि हमारा पीएच क्या है। ठीक है, कितनी एच आयन कंसेंट्रेशन इस सॉल्यूशन की है, जिसमें हमें ग्लास इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ग्लास इलेक्ट्रोलाइड में
इसमें हमने बताया था कि स्पेशल क्लासेस की बनी रहती है, और इस बल्ब में जो है ये जो हमारा ग्लास इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें जो है हम जो है एक डाइल्यूट एसिड जो है फिल करके रखते हैं। ठीक है, तो ये जो डाइल्यूट एसिड है और ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड के बीच की स्ट्रिंग है, इसमें जो है एक कांस्टेंट पीएच मेंटेन्ड है। मगर जो हमारा सॉल्यूशन होता है, जब हम इस सॉल्यूशन को, इस ट्यूब को इसमें डिप करते हैं, तो इस इंटरफेस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट होता है, ये जो हमारी ट्यूब होती है सरफेस सेंसिटिव होती है। ठीक है, सरफेस सेंसिटिव होती है, इसलिए हम हमेशा पीएच जो हमारी मीटर की ट्यूब होती है उसको हमेशा एक बफर सॉल्यूशन में हमेशा इमर्स करके रखते हैं। तो ये जो हमारी इंटरफेस की ट्यूब होती है, ग्लास इंटरफेस की ट्यूब होती है, ये हमारी क्या होती है, सरफेस सेंसिटिव होते हैं। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बाहर के और अंदर के एनवायरनमेंट में एग्जिबिट करता है, तो वो हमारा डिजिटल पीएच मीटर बता देता है कि इस सॉल्यूशन का कितना पीएच है। फिर हमने पीएच के बाद दूसरी यूनिट स्टार्ट की थी, बफर। बफर में हमने बताया था कोई भी सॉल्यूशन जो हमारा वीक एसिड या वीक बेस हो, या कोई भी सॉल्यूशन जो थोड़ा बहुत बफर का पीएच चेंज ना करे, रेजिस्ट कर ले पीएच चेंज को, उसे हम बोलते हैं बफर। ठीक है, हमने ये भी बताया था कि बफर में ऐसा हमने कि जो हमारे बफर सॉल्यूशंस हैं हम उनको रखते हैं इसलिए ताकि वो जो भी है कि कोई भी अमाउंट जो है पीएच एग्जिबिशन का, चेंज का, वो एग्जिबिट कर सके, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। एक मिनट में ये वाली स्लाइड शेयर करते हैं। एक मिनट वेट करना। पीएच पे कोई डाउट है? मैम दिख रहा है बफर? मैं पीडीएफ ही नहीं खोल रही। फिर हमने बताया था बफर्स वो सॉल्यूशंस होते हैं या वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें थोड़ा अमाउंट अगर हम जो स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या अल्कलाई करते हैं, डालते हैं, तो वो सॉल्यूशन पीएच रेजिस्ट कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं बफर्स। ठीक है, तो जो ये चेंज है, ये रेजिस्टेंस है कि उससे जो है उसका पीएच चेंज नहीं हुआ, तो उसे हम बोलते हैं बफर एक्शन। ठीक है, तो कितना अमाउंट अगर कोई सॉल्यूशन है वो अगर जो है एसिडिक या अल्कलाइन, अगर हम कोई सॉल्यूशन डाल रहे हैं और उसे डालने के बाद भी अपना पीएच चेंज नहीं कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बफर कैपेसिटी। ठीक है, यानी तीन चीजें हैं, पहला है बफर, दूसरा है बफर एक्शन, और तीसरा है बफर कैपेसिटी। बफर क्या होता है? बफर वो होते हैं सॉल्यूशन जिसमें हम जो है कुछ अमाउंट एसिडिक या अल्कलाई डाल दें तो उनका पीएच बदले ना, वो होता है बफर। मगर जो इनका मैकेनिज्म है जिससे ये पीएच चेंज नहीं होने देते, रेजिस्ट नहीं होने देते, उसे हम बोलते हैं बफर एक्शन। और फिर हमारा आता है तीसरा टर्म, दैट इज बफर कैपेसिटी। और बफर कैपेसिटी वो होता है कि कब तक वो सॉल्यूशन जो है रेजिस्ट करेगा पीएच चेंज को। हम मान लो थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे हैं, अल्कलाई या एसिडिक सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन कब तक जो है उस चीज को इनहिबिट करेगा, रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो वो जो उसकी पावर है, जब तक वो उस चीज को रेजिस्ट कर रहा है, वो है बफर एक्शन। और कैपेसिटी क्या है कि इतना अमाउंट अगर आपने एसिड डाल दिया तब तक ये रेजिस्ट कर देगा, आप उससे ज्यादा आप ऐड करेंगे
तो ये पीएच चेंज हो सकता है, तो वो जो चेंज हो सकता है पीएच को, तो उसे हम क्या कहते हैं, बफर कैपेसिटी। क्लियर हो गया? तो बफर्स में क्या होता है कि बफर्स का डेफिनेट पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। फिर जो पीएच वैल्यू होता है बफर्स का वो चेंज नहीं होता है, अगर हम उसे लंबे टाइम तक भी स्टोर करते हैं या डाइल्यूट करते हैं तो उनका पीएच वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। पीएच वैल्यू जो है बफर का बहुत ही सिग्निफिकेंटली नहीं, बहुत ही माइन्यूटली ऑल्टर होता है अगर हम एसिड या अल्कलाइड ऐड करते हैं। एप्लीकेशन बफर की सिमिलर, जैसा हमने पीएच यूज किया है वैसे ही हमारी बफर की एप्लीकेशंस है। फिर हम बात करते हैं बफर सिस्टम की, बफर किस तरह से बनता है। तो वीक एसिड या अगर हम कंजुगेट बेस की बात करें, कंजुगेट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यानी वीक एसिड अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं तो वो हमारा जो है बफर सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे वीक एसिड है हमारा एसिडिक एसिड, और उसका जो है अगर हम कंजुगेट बेस बात करें तो वो है हमारा सोडियम एसिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अगर हम बात करें वीक बेस और अगर कंजुगेट एसिड, यानी अगर कोई वीक बेस है और अगर उसका कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो बफर यूज कर सकते हैं। जैसे वीक बेस हमारा क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, मगर स्ट्रॉन्ग एसिड उसका क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, तो वो एज अ बफर रह सकता है। टू सॉल्ट जो अपने आप को एसिड बेस पेयर की तरह काम कर सकते हैं वो हम बफर यूज कर सकते हैं। जैसे मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट हमारा एसिडिक सॉल्ट है और उसका बेस पेयर जो है डाइबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट है। तो अगर हम मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट और डाइबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट को म्यूचुअल यूज करें तो वो हमारा से बफर काम करेगा। एक मिनट मैम, गुड मॉर्निंग मैम, मेरी क्लास चल रही है ना, करती हूँ। क्या हुआ? फिर हम बात करते हैं एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट्स की। एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारा ग्लाइसिन होता है, अगर हम ग्लाइसिन यूज करें तो वो ऐसा हमारा बफर ही करते हैं। फिर हम सॉल्यूशन अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस अगर यूज करते हैं तो वो हमारा बफर यूज करता है, ठीक है। जैसे जो हमारे हाइड्रोक्लोराइड बफर्स होते हैं वो हमारे pH 1.2 से 2.2 हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो हम फॉस्फेट बफर्स बनाते हैं। फिर हमने बताया था कि बफर्स जो है हम वैरायटी ऑफ pH तक बनाते हैं। वैरायटी ऑफ pH मतलब बहुत ही वैरायटी ऑफ pH मतलब हम pH 1, pH 2, pH 3, pH 4, pH 5 तक बना सकते हैं, मगर इसे बनाने के लिए हम सॉल्ट्स यूज करते हैं जो कि फार्मेसी सॉल्ट्स होते हैं, जैसे बोरेट हुआ, सिट्रेट हुआ, फॉस्फेट हुआ, फेलेट हुआ। इन सब को यूज करके हम जो है बफर वाइड रेंज ऑफ पीएच तक बना सकते हैं, ठीक है। फिर हमने बताया था बफर एक्शन। हाँ, क्या हुआ? फिर हमने बताया था बफर एक्शन और बफर मैकेनिज्म। उसमें हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी, याद है वो इक्वेशन? एक मिनट वेट करो। बस एक मिनट। फिर एक मिनट, मैं ये डाउनलोड करती हूँ बफर इक्वेशन।
दिख रही है? यस मैम। यस मैम। फिर हमने बताया था बफर इक्वेशन। बफर इक्वेशन में हमारा जो पीएच है और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो हमारा बफर इक्वेशन, या इसको हम हैंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, हमने फिर एग्जांपल दिया था वीक एसिड का। वीक एसिड मान लो हमारा है HA, अगर ये HA को हम वाटर में डिसोसिएट करते हैं तो हमारा कौन सा आयन देगा? H आयन, और ये A नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एसिडिक बफर इक्वेशन डिराइव करा रहे हैं तो हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज करेंगे, और अगर बेस की बात कर रहे हैं तो हम बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज करेंगे। तो एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट में ये हमारा Ka डिनोट कर रहा है, और ये H प्लस A माइनस अपॉन HA हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव लॉग ऑफ थेरियम लें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड तो ये हमारा माइनस लॉग K हो जाएगा, ये हमारा माइनस लॉग यहाँ तक हो जाएगा। इस इक्वेशन को खोलते हैं तो माइनस लॉग K इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग A माइनस अपॉन HA। तो हमें पता है कि माइनस लॉग H प्लस हमारा क्या होता है? पीएच। पीएच हमारा क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। और जब हमने बात किया माइनस लॉग Ka, तो लॉग K क्या है? हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं pKa से। अगर हम बात कर रहे होते हैं बेस की तो ये हमारा क्या हो जाता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है, तो इक्वेशन को हम ये राइट कर सकते हैं, माइनस लॉग K को हटा के हमने लिखा pK इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस को हमने हटा के लिखा pH माइनस लॉग A माइनस और HA प्लस। इक्वेशन को रीअरेंज करा, यहाँ पे pH को हम इधर ले आए तो ये हमारी इक्वेशन फाइनल इक्वेशन pK प्लस log A माइनस अपॉन HA प्लस हो गई। तो ये इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? बफर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है सिमिलरली बेस की बात कर रहे थे। तो बेस के लिए अगर हम बेस है तो बेस जब टूटेगा तो ये हाइड्रोक्सिल आयंस और HB आयंस में आएगा, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा आया BH माइनस OH माइनस अपॉन B। नेगेटिव लॉगरिथम लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जब नेगेटिव लॉगरिथम लिया तो हमने बताया था माइनस लॉग OH को हम क्या बोलते हैं? पीएच ऑफ बेस। तो इसको हमने POH से डिनोट कर दिया, और ये माइनस लॉग K भी हमारा क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है, तो सिमिलरली हमने इस इक्वेशन को ये जो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस वाली इक्वेशन में ये टर्म्स, और जब हमने रीअरेंज कर दिया तो ये हमारी वैल्यू आ गई ये। इतना क्लियर हो गया? ये हमारा बफर इक्वेशन। यस मैम। ठीक है, बाकी एक बचा बफर कैपेसिटी, वो हम कल रिवाइज कर लेंगे, और बफर कैपेसिटी के बाद हम इसको कंप्लीट करके एक बार कल रिवाइज कर लेंगे बफर कैपेसिटी, और फिर हम कॉम्प्लेक्सेशन स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया क्लास? ओके मैम। यस मैम। और अब भी किसी के नंबर नहीं आए ना तो सही नहीं होगा, और जिसके 15 से कम है अगर उसके असाइनमेंट नहीं आएगा तो उसके लिए तो और सही नहीं होगा, उसको हम फेल ही कर देंगे। भाड़ में जाओ तुम लोग, पास पास हो या ना हो। मैम असाइनमेंट कहाँ पे भेजना है? असाइनमेंट भेजना है टीम पे, आज मैं भेज दूंगी। हाँ मैम। ओके मैम।